Hello students, welcome to all of you on this very bright, enterprising and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? जरा आप में से कोई एक आदमी बता दे, प्लीज टेल मी अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो. पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम स्टार्ट किया था और डिस्कस भी किया था उसमें कि जो मेरिस्टेम जो होता है उसका टाइपिफिकेशन किस ग्राउंड पे किया जाता है. प्राइमोडियल मेरिस्टेम क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, एक दूसरे में बदलते कैसे हैं, उनकी ओरिजिन कैसे होती है, सारी बात हम लोग देख चुके थे. और उनकी ओरिजिन में जो तीन टर्म थे, याद रखिए, तीन प्रोसेस इनफैक्ट हैं, वो कौन सी थी याद करिए? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन. ये तीन इवेंट थी जो वास्तव में एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेरिस्टेम के लिए. ठीक, आई होप उसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा. इस समय हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वही टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ही, लेकिन इस बार हमने देखिए पार्ट 2 किया है. यानी अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन इन द प्लांट बॉडी या प्लांट पार्ट. यानी इस बार हमारी क्राइटेरिया बदल रही है और क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन इन द प्लांट बॉडी. पहला कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन था. अब क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन इन द प्लांट बॉडी. पोजीशन या लोकेशन एक ही चीज है. इन द प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशन के बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं. एक बात ध्यान दीजिएगा, पोजीशन के बेसिस पर हम जो क्लासिफिकेशन देंगे, इसमें आएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम आएगा. इसको भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से कोरिलेट करिएगा. हालांकि हमने आपको पिछले क्लास में कोरिलेट करके बता दिया था. कोई क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा गया है ना? तो मान लीजिए अगर हम एक फिगर ड्रा कर लें, यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक फिगर है इमेजिनरी. मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर ऐसे प्लांट है. ठीक, इस तरह से यहाँ पर ये है. अब देखिए हमारे जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं, जैसे लीफ हो गई, रूट हो गई या स्टेम हो गया, तो इसके एपिकल पार्ट पर, इसके एपेक्स पे, इसके शिखर पर, इसके शीर्ष पर जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. और एक बात याद रखिए, प्लांट और एनिमल में ये बेसिक डिफरेंस होता है. हम जानते हैं कि आप जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनके एपिकल पार्ट पे, लीफ के एपेक्स पर, रूट के एपेक्स पर, हालांकि रूट केस में आप जानते हैं सब एपिकल या सब टर्मिनल हो जाता है, और स्टेम के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप पाया जाता है. और इसीलिए आप जानते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है. एनिमल में आप जानते हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है. एनिमल में कोई एपिकल मेरिस्टेम जैसी या मेरिस्टेम जैसी कोई चीज नहीं होती है. इसलिए हम लोग अपने जूलॉजी में पढ़ते हैं या अपने एनिमल के बारे में जानते हैं कि एक सर्टेन उनके फेज के बाद उनकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है. लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है. आप जानते हैं प्लांट की जो लेंथ होती है या जो उसकी साइज होती है, जो हाइट होती है, वो जिंदगी भर बढ़ती रहती है. और इसी को हम कहते हैं इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है ना? तो अब देखिए हम रेड कलर से इसको दिखाने जा रहे हैं. हाँ दीजिए आप लोग. मान लीजिए मैं कहूँ तो मेरिस्टेम आपका यहाँ पर है, अगर वो टिप पर है, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं क्रॉस से, तो अगर यहाँ पर पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, है ना? ये क्या है आपका? एपिकल मेरिस्टेम है. पहला हमारा हो गया एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम तो नाम सही लग रहा है. कहां पर होगा? एपेक्स पर होगा. कहां? किसके? प्लांट के डिफरेंट पार्ट के. प्लांट के डिफरेंट पार्ट के एपेक्स पर होगा. मतलब रूट के एपेक्स पर होगा, लीफ के एपेक्स पर होगा या स्टेम के एपेक्स पर होगा. हम क्या लिख सकते हैं कि ये कहां पाया जाता है? फाउंड. क्या पाया जाता है? फाउंड एट द एपाइसेस, मतलब एपेक्स का प्लूरल, बहुवचन. एपाइसेस मतलब एपेक्स का प्लूरल.
एपाइसेज ऑफ, ये ई है, एपाइसेज ऑफ स्टेम, लीफ और रूट। हालांकि रूट के केस में याद रखिए कहां होता है, ये होता है सब एपिकल होता है, सब एपिकल होता है। क्यों सब एपिकल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। ये बात जरा से याद रखिएगा जो हम ये लिख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया बार बार। तो रूट में याद रखिए, रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वास्तव में एपिकल नहीं होता, वो सब एपिकल होता है, टर्मिनल नहीं बल्कि सब टर्मिनल होता है। क्योंकि रूट में आप जानते हैं एपेक्स पे क्या होती है, उसके टिप पे क्या होते हैं आप जानते हैं, रूट कैप होती है रूट में, इसलिए एपिकल पोजीशन तो वास्तव में रूट कैप की होती है, और उसी रूट कैप के नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं सब एपिकल। ठीक है, तो कहने को तो हमने एपिकल जरूर लिख दिया, लेकिन रूट में हमने भी बता दिया वास्तव में कैसा है, फाउंड एट द एपाइसेज मतलब एपेक्स का प्लूरल ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट। और रूट के केस में क्या बताया मैंने, एक्चुअली क्या है, ये सब एपिकल है, ये सब एपिकल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट कैप होने के नाते, जैसे मान अगर कहा जाए रूट अगर है तो जो एपेक्स यहाँ पर ध्यान दिया, अगर ये एपेक्स है तो क्या है, ये पार्ट क्या है वास्तव में, ये रूट कैप होता है, आप जानते हैं ये रूट कैप, तो ये रूट कैप हो गया, यानी एपिकल पोजीशन पे रूट कैप हो गई। और यहाँ पर होता है आपका मेरिस्टेम, यहाँ पर होता है आपका, मान यहाँ पर आपका मेरिस्टेम है इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि जो मेरिस्टेम रेड कलर दिखा रहे हैं, ये मेरिस्टेम अगर है तो आप देख रहे हैं कि जो मेरिस्टेम है ये एपेक्स पे नहीं है, बल्कि एपेक्स पे कौन है, रूट कैप है, इसके थोड़ा सा नीचे है, इसलिए क्या कहते हैं, सब एपिकल या सब टर्मिनल कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया देख लीजिएगा कि रूट में एपिकल मेरिस्टेम एपिकल पोजीशन पे नहीं होता, क्यों? तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस रूट कैप, रूट कैप प्रेजेंट होने के नाते ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, चलिए अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, हम मेरिस्टेम के सारे कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, मेरिस्मेटिक सेल क्या होती हैं सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार उसको दोहराना ठीक नहीं रहेगा, मतलब सिंपली ये सेल डिवाइड करेंगे हम लोग जानते हैं। तो पहले क्या हमने पोजीशन बता दिया, अब ध्यान दीजिएगा कि जो अब इसकी अगर हम थोड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हम यहाँ पे आते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है ओरिजिन के बेसिस पे क्या है, प्रो मेरिस्टेम है कि प्राइमरी मेरिस्टेम है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। और जब प्राइमरी मेरिस्टेम है तो इनका फंक्शन क्या होगा, ये प्राइमरी ग्रोथ करेंगे और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि जिस किसी पार्ट में पाए जाएंगे उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, स्टेम में होंगे स्टेम की लेंथ को बढ़ाएंगे, रूट में होंगे रूट की लेंथ को बढ़ाएंगे, लीफ में होंगे लीफ की साइज को बढ़ाएंगे, यानी जहां कहीं भी होंगे उसमें प्राइमरी ग्रोथ करके उस कंसर्न प्लांट पार्ट के लेंथ को बढ़ाएंगे। तो अगर मैं इनके फंक्शन की बात अगर यहाँ पे कर लूं तो फंक्शन क्या होगा इनका, फंक्शन तो फंक्शन होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंसर्न प्लांट पार्ट, टू इंक्रीज द लेंथ, लंबाई बढ़ाएंगे, द लेंथ ऑफ कंसर्न मतलब जिसमें पाए जाए, रूट में होंगे तो रूट में और लीफ में होंगे तो लीफ में, कंसर्न प्लांट पार्ट जिसका होगा उसका लंबाई बढ़ाएंगे जहां पर पाएंगे। और कौन किसके थ्रू, थ्रू प्राइमरी ग्रोथ, याद रखिएगा थ्रू प्राइमरी ग्रोथ, यानी यहाँ जो ग्रोथ होगी वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, क्योंकि एक तरह से ओरिजिन के हिसाब से क्या है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो इनके द्वारा जो काज्ड ग्रोथ होगी कौन सी होगी, प्राइमरी ग्रोथ ही होगी। सिंपल सी बात है। दो तीन पॉइंट खाली याद करना है कि इनकी लोकेशन कहां पर होती है, तो आपने क्या कहा, क्योंकि नाम ही है एपिकल मेरिस्टेम, तो एपेक्स पर होंगे, रूट के एपेक्स पर, लीफ के एपेक्स पर और स्टेम के एपेक्स पर होंगे, टर्मिनल एंड पर होंगे, लेकिन रूट में ऐसा नहीं होता, मैंने बता दिया रूट फर्स्ट का एक्सेप्शन है। और वहां क्यों होता, तो रूट में आप जानते हैं एपेक्स पे क्या होता है, तो आप जानते हैं रूट में
रूट कैप होता है, मैंने फिगर बना के दिखाया था आपको, इसलिए रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या हो जाता है, सब एपिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो रूट के केस में एपिकल कहना गलत है, वहां पर क्या है, सब एपिकल है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। बाकी हर जगह एपिकल है। और ये सब क्या है, ओरिजिन के हिसाब से क्या है, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम है। इनका फंक्शन क्या है, प्राइमरी ग्रोथ के थ्रू जिस किसी भी प्लांट पार्ट में पाए जाएंगे उनकी लंबाई को बढ़ाएंगे। रूट में होंगे तो रूट की लंबाई बढ़ाएंगे, स्टेम में होंगे तो स्टेम की लेंथ को बढ़ाएंगे, और लीफ में तो लीफ की लेंथ को बढ़ाएंगे। तो लंबाई में वृद्धि करना इनका फंक्शन होता है या प्राइमरी रोल होता है, ठीक है। तो हमारा हो गया कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। तो सेकंड में अगर हम जाते हैं तो सेकंड वाला हम लोग का कौन सा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखिए जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं, असल में ये प्राइमरी मेरिस्टेम का ही ग्रोथ के समय पीछे छूट गया हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि आपका एक प्लांट है, ये मान लीजिए प्लांट का आपका स्टेम है, तो आपका स्टेम पहले इतना ही बड़ा था, और जब आपका स्टेम इतना बड़ा था तो उस कंडीशन में जो एपेक्स था यही इसका एपिकल पार्ट था, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम था। अब क्या होगा, जब ग्रोथ होगी तो इसकी प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। अब सपोज करिए कि अब इसकी लेंथ बढ़ी, और लेंथ बढ़ के क्या हुआ, अब इसका जो एपिकल पार्ट है मान इतना लंबा हो गया। तो अब जब इतना लंबा हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका जो एपेक्स शिखर है खिसक के यहाँ चला गया। तो अब तो रूल ये कहता है कि इसका जो एपिकल पार्ट है यहाँ न कब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो अधिकांश प्लांट में तो पूरा का पूरा एपिकल मेरिस्टेम खिसक के यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर जब ग्रोथ हो रही होती है तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इसका कुछ भाग पीछे ही छूट जाता है। जैसे मान लीजिए आपका इतना पार्ट था, इसमें से कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि कुछ पार्ट इसका पीछे ही छूट गया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट है कहा जाए कि इतना पार्ट जो है यहीं पे छूट गया, पूरा ही मिट गया। इमेजिन करिए कि जब यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, यहाँ से ग्रोथ हुई, तो पहले यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम था, तो उसका कुछ पार्ट जो है पीछे ही छूट गया यहाँ पर। तो मान लीजिए थोड़ा सा पार्ट मैं कहूँ यहीं पे रुक गया वो, हालांकि कभी कभी इसका कभी एपेक्स यहीं हुआ करता था, यहीं पर सारा एपिकल मेरिस्टेम था। अब इसकी लंबाई बढ़ी, इसकी ग्रोथ हुई, तो एपेक्स खिसक के यहाँ से खिसक के मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो एपिकल मेरिस्टेम तो आपका यहाँ आ गया, लेकिन कभी एपेक्स यहाँ पर भी तो था। तो जब इसकी ग्रोथ हुई तो कुछ केसेज में क्या होता है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका कुछ भाग पीछे ही छूट जाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम का ग्रोथ के समय कुछ भाग पीछे ही छूट जाता है। तो जो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, उसी का नाम होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और हुआ क्या, देखिए चारों तरफ इसके क्या होते हैं, सबके सब यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है, परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू हो गया, चारों तरफ परमानेंट, इधर भी क्या है, सब परमानेंट टिश्यू है। चलो मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू है, ये भी है परमानेंट। और ये कौन सा है रेड वाला, ये है इंटर कैलरी, ये है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। तो जरा इसको फील करिए, समझिए जरा सा कि पहले एपेक्स यहीं पर था, इतनी लंबा हमारा प्लांट था, अब प्लांट की ग्रोथ हो गई, स्टेम की ग्रोथ हो गई, अब इसका एपेक्स खिसक के यहाँ से यहाँ चला गया। लेकिन कुछ केसेस में इस एपिकल मेरिस्टेम का कुछ भाग पीछे ही छूट जाता है, जो चारों तरफ परमानेंट टिश्यू से घिरा होता है, इंटरकैलेटेड मतलब घिरा हुआ होता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसमें मेन बात हमारे काम की क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज टाइप ऑफ, कौन सा मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं इंटर कैलरी किस टाइप का मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, बताइए, कमेंट करिए। कमेंट आप लोगों का ढक जाए, फॉर्म हटा दूं, इसमें एंटीवायरस
कुछ प्रॉब्लम आ गई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम ठीक कर रहे हैं। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, वो आके ढक दे रहा है। अरे वही चेयर ढक गया, हटाया तो फिर ये आ गया पता नहीं कैसे। कर दिया, सब रही है, परेशान कर दिया ऐसे। ठीक, बताइए भाई, आलोक कुमार जी कह रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या था? Which type of मेरिस्टेम इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम? आलोक कह रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, प्राइमरी मेरिस्टेम का टाइप है। और कोई आप में से, क्या आप लोगों में से कोई और बताना चाहेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा मेरिस्टेम है? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम? तो आलोक जी का बिल्कुल कमेंट सही है। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यू आर राइट आलोक जी। देखिए जब ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पीछे छूट गया हिस्सा है, और एपिकल मेरिस्टेम कौन सा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट होता है या प्राइमरी मेरिस्टेम टाइप होता है। तो जब प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम है और इसी का तो पीछे छूट गया हिस्सा है ये भी कैसा होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम ही होगा। और इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम के भी वही सारे के सारे फंक्शन होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम के होते हैं। ठीक है ना? तो आपको समझना है कि क्या है, इट इज द लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ प्राइमरी या पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का पीछे छूट गया हिस्सा होता है। तो अब एपिकल मेरिस्टेम के बारे में जितनी बातें आप जानते हैं सब की सब यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना? और इसके बाद से क्या करें, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, रोल क्या होगा? ये भी जहां कहीं भी पाया जाएगा उसकी लंबाई को बढ़ाएगा। यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या करेगा, ये भी प्राइमरी ग्रोथ के थ्रू जो कंसर्न प्लांट पार्ट है उनकी लंबाई को बढ़ाएगा। एक दो एग्जांपल जरा याद रखना है, तो थोड़ा मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं कि क्या होता है कि इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गया, लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ क्या, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का पीछे छूट गया हिस्सा है एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ के समय छूट गया था, ड्यूरिंग ग्रोथ। एंड इसलिए घिरा होता है, सराउंडेड बाय क्या, परमानेंट टिश्यू, बाय परमानेंट टिश्यू। टिश्यू तो आपने इसकी डिफिनेशन बता दिया। अगली बात क्या कर रहे हैं, क्या टाइप ऑफ, ये क्या है, टाइप ऑफ क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, याद रखिएगा। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है टू ऐड इन द लेंथ, फंक्शन हो जाएगा टू इंक्रीज, लिख दिया जाए टू इंक्रीज या ऐड इन द लेंथ, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंसर्न्ड प्लांट पार्ट, लेंथ ऑफ जहां कहीं भी पाया जाएगा उसके भाग को बढ़ाएगा, कंसर्न्ड संबंधित प्लांट पार्ट जहां भी पाया जाएगा उसकी लंबाई को बढ़ाएगा। यानी ये सारी बातें वही हम लिख रहे हैं जो आपने एपिकल मेरिस्टेम में कहा था। ठीक है ना भाई? हाँ, आलोक जी ने तो एग्जाम्पल बता दिया, आलोक जी ने बिल्कुल एग्जाम्पल बता दिया। चलिए एक एग्जाम्पल मैं भी जोड़ दे रहा हूं। देखिए अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा, एग्जाम्पल में जो ग्रासेज होती है ना, ग्रासेज, तो ग्रासेज जो होती हैं उनके इंटरनोड के बेस पर होता है।
जैसे आपने बांस का पौधा देखा ना, वो भी आप जानते हैं ग्रास है, एक तरह से ग्रासी है। तो अभी आप बांस का पौधा देख के आप आइए, निकलेगा बांस जब, तो अगले दिन जाएंगे तो 1-2 फीट लंबा हो चुका होगा, कुछ दिन में खूब लंबा सा हो जाता है। तो होता क्या है कि उसके इंटर नोड के बेस पे यही इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाया जाता है, और ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बार बार बहुत तेजी से डिवाइड करता है और लंबाई को तेजी से बढ़ा देता है। तो कहां पर हम क्या कर सकते हैं, एट इंटर नोड, एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ, कहां, इंटर नोड, इंटर नोड ऑफ कहां पे, ग्रासेस। जो ग्रासेस हैं, जैसे बंबू वाला एग्जांपल पूछा गया, देख लीजिएगा, बंबू, बांस, है ना। आप जानते हैं ग्रैमिनी फैमिली के सारे मेंबर एक तरह से ग्रासी कहलाते हैं। तो ग्रैमिनी के जो मेंबर्स हैं, हम यहाँ पे ग्रैमिनी भी लिख दे रहे हैं, ग्रैमिनी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप जानते हैं कि अब रूल ये है कि फैमिली के नाम का एंड होना चाहिए, थोड़ा सा हम इंटरकनेक्ट करते हैं, देखिए, फैमिली के नाम का एंड होना चाहिए ACEAE से होना चाहिए, और यहाँ तो ग्रैमिनी में तो ऐसा है नहीं। तो क्या आप में से कोई हमको बताएगा ग्रैमिनी का नया नाम क्या है? ग्रैमिनी का कोई नया नाम होगा जिसके नाम के अंत में होगा ACEAE। भाई आप लोग पहले से पढ़े लिखे लोग हैं, इसे मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ ले रहा हूँ। हाँ, आलोक जी बिल्कुल सही, गुड, पोएसी है ना, हाँ बिल्कुल सही है, पोएसी, आलोक की तैयारी अच्छी है, पोएसी फैमिली है ना। पोआ, पोआ प्लांट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसी के आगे ACEAE लगा के हम पोएसी कहते हैं, गुड, अच्छी बात है। तो ये ध्यान देगा, हमें मिलेगा। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर एट द बेस ऑफ स्टेम, एट द बेस पर मिलता है, बेस ऑफ नोड, एट द बेस ऑफ नोड पर भी मिलता है। कहां पर मिलता है, देखिए पाइनस में मिलता है, पाइनस की निडल जो होती है, पाइनस निडल में मिलता है। ऐसे मेंथा आर्वेंसिस, जिसको आप लोग कहते हैं पुदीना, वहां पर भी उसके पिटियोल के बेस पर मिलता है, एट द बेस ऑफ पिटियोल, एट द बेस ऑफ पिटियोल। थोड़े से एग्जाम्पल भी याद करने चाहिए। ये कहां पर मिलेगा, मेंथा आर्वेंसिस, मेंथा आर्वेंसिस, पुदीना ना, आर्वेंसिस, पुदीना। तो कुछ एग्जाम्पल खैर कोई रट लेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को याद भी है। मेन बात क्या है, खाली 2 पॉइंट कि किस टाइप का मेरिस्टेम है, याद रखिए, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम का ही पीछे छूट गया हिस्सा है, इसलिए एपिकल मेरिस्टेम का जो टाइप होगा वही इसका भी टाइप होगा, और एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शन होगा वही इसका भी फंक्शन होगा। ये बात समझने की है, बाकी ये सब एग्जाम्पल याद करने के हैं, आपको याद ही होंगे, ठीक है ना। तो इंटर, जैसे मान लीजिए अगर किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है, मान लीजिए मसल इंजेक्शन लगाया गया है ना, तो क्या करते हैं, हमारे मसल्स में इंजेक्शन डाल दिया, इंजेक्शन मान लिया आपका स्टील का बना हुआ, सपोज करिए, बना ही होता है, तो इसका मतलब वो बना है स्टील का, और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ हमारे क्या है, मसल्स हैं, है ना। यही है ये इंटरकैलेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि जब वहां पर जब सिरिंज डाल दी जाती है, हमारे निडल डाल दिया जाता है हमारे मसल्स में, तो निडल को समझ लीजिए क्या है, वही इंटरकैलोरी मेरिस्टेम है, और मसल्स क्या है, वही आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। यही है इंटरकैलेशन का मतलब। तो आपने निडल डाल दिया मसल्स में, तो निडल के चारों तरफ मसल्स हैं, तो निडल ही आपका इंटरकैलोरी मेरिस्टेम है, और मसल्स को चारों जो सराउंड कर रही है वही आपकी क्या हो गई, परमानेंट टिश्यू हो गई। यही होता है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, याद रखिएगा। ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पीछे छूट गया हिस्सा होता है, इसलिए जितने कैरेक्टर आप अपने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। एपिकल मेरिस्टेम पढ़ लिया तो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम हो गया, खाली आपको लोकेशन बता देना है, ठीक है ना। सर यार आज एंटीवायरस एक्टिवेट हो गया है, बार बार आप लोगों के चैट को ढक दे रहा है, अभी क्लास के बाद उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है ना, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को। चलिए अब हम आगे आते हैं अगले मेरिस्टेम पर। हम लोग के 2 हो गए, पहला कौन सा था, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हमारा हो गया इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। नाउ कम टू थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, और वो आप जानते ही हैं कौन सा है, लैटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट के लैटरल साइड पे बगल में, जिसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व मेरिस्टेम, जो लैटरल से पाया जाए।
तो आपका तीसरा हो गया, हमने पोजीशन आपको दिखाया था फिगर में, ये हो गया लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। देखिए मेन जो क्वेश्चन अपना बनता है, अब पोजीशन कहां पर है तो सबको आता है, इसमें कोई समस्या है वो नहीं। हमको मेनली अपना जो क्लास है उसको जरा सा क्वेश्चन के हिसाब से ले जाना है। तो मान लीजिए कहा जाए कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर स्टेम है या कोई पार्ट है, तो इसके लेटरल साइड पे जो पाया जाएगा, लेटरल पार्ट यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो पाइए यहाँ पे और यहाँ पे, ये लेटरल्स हैं इसके, तो ये हमारा क्या है, ये लेटरल मेरिस्टेम है। तो जो लेटरल साइड पे पाया जाए वही हमारा कहलाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि लेटरल मेरिस्टेम किस टाइप का मेरिस्टेम है। भाई जो लेटरल मतलब नाम से लग रहा है जो लेटरल्स पे हो, पार्श्व में हो, बगल में हो, उसे हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। तो हमें क्या बताना है आपको, या आप जानते भी हैं कि लेटरल मेरिस्टेम इज अ, या व्हिच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज अ लेटरल मेरिस्टेम। फिर वही क्वेश्चन, फिर वही आपके ऑप्शन, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। बताइए आप लोग किस मेरिस्टेम का टाइप है ये। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है ना, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का फंक्शन जो है वही इसका ही फंक्शन है। हाँ लोग, आलोक जी बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, याद रखिए, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के से डिराइव होते हैं, या जिसके आप जानते हैं जिसके डी डिफरेंशिएशन से प्राप्त होते हैं। देखिए थोड़ा सा और टर्म याद रखिएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी इन ओरिजिन है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम के टाइप हैं। और फिर का फंक्शन क्या है, तो आप जानते हैं इनके डिवीजन क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक, ये मेन बात है। बाकी पोजीशन के बेसिस पे ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो नाम पड़ गया इनका लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन मेन बात जो हमारे लिए है वो ये है, क्या है, ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सब के सब सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और इसमें थोड़ा सा और बात आप जोड़ लीजिए कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन कैसे प्राप्त होते हैं, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। ये भी बात हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इस पर टाइम क्या लगाया जाए, तो क्या होते हैं कि फॉर्म्ड बनते हैं, कैसे, बाय डी डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, डी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ थोड़ा सा अगर लेवल की बात किया जाए तो यही लेवल की बात है ना, याद रखिएगा। और तीसरी बात क्या करना है, इनका फंक्शन क्या है, ये एड्स इन द गर्थ, है ना। क्या करते हैं, फंक्शन की अगर बात किया जाए तो इनका फंक्शन क्या है, ऐड या इंक्रीज, ऐड या इंक्रीज द क्या क्या बढ़ाते हैं, गर्थ, गर्थ कह लीजिए या पेरीमीटर कह लीजिए, मोटाई। गर्थ या क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर या डायमीटर कह लीजिए या थिकनेस कह लीजिए ऑफ प्लांट पार्ट, जहां पर ये होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू क्या करेंगे, मोटाई कह लीजिए, डायमीटर या व्यास कह लीजिए, थिकनेस कह लीजिए, या पूरा का पूरा परिधि कह लीजिए, पेरीमीटर कह लीजिए, इसकी बड़ी स्थिति में वो वृद्धि करते हैं। तो मेनली देखिए जैसे इसमें जो टेक्निकल टर्म क्या था, बाकी आप सब जानते हैं क्या होते हैं, फार्म्ड बाई, फार्म्ड बाई इंपॉर्टेंट है, किससे,
डी डिफरेंशिएशन एक टर्म याद रखिएगा, फॉर्म बाय द, और ये मैं बात आपसे मैं पहले ही कर चुका हूं, अगर मेरिस्टेमेटिक से बनता है परमानेंट तो कहलाता है डिफरेंशिएशन, और अगर परमानेंट से बनता है मेरिस्टेमेटिक तो कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाना है। ए फॉर्म बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और फंक्शन की बात क्या करिए, जब सेकेंडरी मेरिस्टेम आप जानते हैं क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करके प्लांट पार्ट की क्या करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, किसमें, मोटाई में, ऐड या इंक्रीज क्या, गर्थ मोटाई, या पेरीमीटर कह लीजिए मतलब परिधि, या डायमीटर मतलब व्यास, या मोटाई थिकनेस, ये बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है ना, और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए, ध्यान दीजिए, बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ना, उसी को कंटिन्यू कर दें, बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ यही करते हैं। और एग्जांपल भी हम लोग खूब डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, असल में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का ही तो टाइप आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है, तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम में आपने एग्जांपल लिखा था वही एज सच यहाँ पे आने वाला है, मतलब कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा कोरिलेट करना सीखिए, इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करना सीखिए, तो बस एक बात आप पढ़ेंगे, अगली बात यहाँ पे हो जाएगी, यानी हम ये बात समझ गए, बस लिखने में टाइम लग रहा है, क्या कि जो हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ा था वही यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल जो उसका था, एग्जाम्पल क्या था, पहला क्या था, प्योर आप जानते हैं जो कार्क कैम्बियम होती है, कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, इसका दूसरा नाम आप लोग को मालूम है ना, कौन सा, फेलोजेन, याद करिए, फेलोजेन, कार्क कैम्बियम को हम लोग फेलोजेन भी कहते हैं, तो कार्क कैम्बियम फेलोजेन। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था, वेस्कुलर कैम्बियम पूरा नहीं, कौन सा, खाली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इसके एग्जाम्पल है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है ना, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, तो इतना पर्याप्त है। हाँ आलोक जी बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो पर्याप्त है इतना, अब कोई जरूरत है नहीं, तो बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कोरिलेट करना है कि जो हम सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़े थे उसी मेरिस्टेम को लोकेशन वाइज या पोजीशन वाइज हम क्या कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अगर आप ये बात अगर याद कर लिया, समझ गए कि जिसको हम ओरिजिन के बेसिस पे सेकेंडरी मेरिस्टेम कह रहे थे, उसी को ही हम पोजीशन के बेसिस क्या कर रहे हैं, लैटरल मेरिस्टेम कह रहे हैं। ठीक है ना, जिसको ओरिजिन के बेसिस पे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कह रहे थे, उसी को हम पोजीशन के बेसिस पर लैटरल मेरिस्टेम कह रहे हैं। इसलिए अगर आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और उसका क्या कहते हैं, उसकी कैसे वो प्राप्त होता है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए, एक को पढ़ेंगे तो अगली जगह अपने आप उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग का रहा। अब देखिए, अगर अपने पिछले वर्षों के पेपर आप देखें, जरूर देखिएगा, तो उसमें असल में जो क्वेश्चन है हमारे, वो इसी बेसिस पे हमको मिल जाते हैं। कौन बेसिस पे, मतलब टाइप्स ऑफ, एक तो पहले कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है ना, दूसरा द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उस पर अपना एक पॉपुलर क्वेश्चन मिलता है, वो सारे कैरेक्टर ढंग से पढ़े हुए हैं, आप उसको रिवाइज करिए, याद करिए, और फिर इसके बाद से आगे हम लोग जानते हैं इसके टाइपिफिकेशन पर, तो ओरिजिन के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर ये हमको क्वेश्चन मिलता है। एक और जो, हालांकि इसके टाइपिफिकेशन की बहुत क्राइटेरिया है, फिजियोलॉजी वाले जो होते हैं वो कुछ और ही कहते हैं, ठीक है ना, एक और है इनके प्लेन ऑफ डिवीजन पर, थोड़ा सा एक और हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। हम सब जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल का मेन कैरेक्टर क्या होता है, डिविजनल कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी टू डिवाइड ये होती है। तो अब वो जो डिवीजन का जो प्लेन है इसका, वो प्लेन जो है, प्लेन ऑफ डिवीजन के इस बेसिस पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है ना, असल में आज ये ढक जा रहा आप लोग का चैट, परेशान कर दिया आज। चलिए, तो हम इसका एक और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लेते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्लेन ऑफ डिवीजन। हम इसमें पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, और तीसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं इस बार, क्राइटेरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तो जो थर्ड क्राइटेरिया हमारी है क्या है, ऑन द बेसिस, यानी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर इसको टाइपिफाई हम करने चल रहे हैं, प्लेन ऑफ डिवीजन। अच्छा एक बात देखिए, दो तीन टर्म आप जानते होंगे, मान लीजिए मैं कहूँगा आपसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमारी एक सेल है, ये सेल हमारी है, ये सेल हो गई, ठीक। अब देखिए रेड कलर से मैं इसका प्लेन ऑफ डिवीजन दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अगर इसके पेरिफेरल जो इसका जो एक्सेस है ना, इसके एलांग अगर डिवाइड होती है, ऐसे डिवाइड होती है, इसे हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। हमने जो रेड कलर दिखाया है वो क्या है, ये है पेरिक्लाइनल, ये हो गया पेरिक्लाइनल, एलांग द पेरिफेरी, यानी डिवीजन एलांग द पेरिफेरी, इसका मतलब होता है डिवीजन एलांग द पेरिफेरी, डिवीजन एलांग द पेरिफेरी, ये हो गया। और अगर यही मैं अगर इसको ऐसे डिवाइड करूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कलर बदल लिया जाए, अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं, ये कलर देखिए जैसा मैं कलर बदल रहा हूं ऐसे, तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो ये कहलाता है एंटीक्लाइनल, ये कहलाएगा एंटीक्लाइनल, है एंटीक्लाइनल, यानी इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द पेरिफेरी, इसके लंबवत, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेरिफेरी, या टू द पेरिफेरी लिख दे रहे हैं, टू द पेरिफेरी। तो आप जानते हैं, बाकी आप ट्रांसवर्स जानते हैं। मान लिया आपके पास कोई से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे काटा जाए, आपने सेक्शन काटा भी है अपने डिफरेंट क्लासेस में, तो आपका ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, टीएस होता है, ये वीएस होता है, खड़े खड़े काटेंगे तो वर्टिकल सेक्शन, तो ये सब आप जानते हैं। ये दो प्लेन थोड़ा सा जरूरी था आपको बनाना, ये आपका पेरिक्लाइन और आपका हो गया एंटीक्लाइन डिवीजन हो गया। तो इस तरह से अब हम जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ये हमारा है, इस बेसिस पर हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो इसमें तीन टाइप मिलता है, एक हमको मिलता है मास मेरिस्टेम, एक मिलता है रिब या फाइल मेरिस्टेम, और एक मिलता है प्लेट मेरिस्टेम। तीन टाइप यहाँ पर मिलते हैं, आप जानते हैं। तो एक टाइप हम कह रहे हैं मास मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। तो मान लीजिए अगर डिवीजन से या डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से पूरा का पूरा मास प्रोड्यूस होना है, मास का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम में इसका इंक्रीमेंट होना है, वृद्धि होनी है। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई मिलनी होता है, लंबाई बढ़े चौड़ाई बढ़े, ठीक। तो अगर ऐसा कोई मेरिस्टेम है जो क्या करे, जिसके मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से पूरा का पूरा मास बढ़े, है ना, पूरा वॉल्यूम बढ़े, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़े, है ना, उसे कहते हैं मास मेरिस्टेम। याद रखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म, तो जो एंडोस्पर्म होता है उसकी जो ग्रोथ होती है, या जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, या ऐसे ही स्पोर मदर सेल से स्पोर फॉर्म होते हैं, तो उस समय इस तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है ना, या उस समय इस तरह का डिवीजन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा मेरिस्टेम जो किस जगह डिवाइड करे, जिसमें डिफरेंट प्लेन्स में डिवीजन हो, हर पॉसिबल प्लेन में, यानी कि पेरिक्लाइनल भी हो, एंटीक्लाइनल भी हो, ट्रांसवर्स भी हो, वर्टिकल भी हो, टीएलएस भी हो, वीएलएस सब हो वहां पर, मतलब हर पॉसिबल प्लेन में अगर डिवीजन होता है तभी जाकर के वहां पे मास का प्रोडक्शन होता है या वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। तो ऐसा मेरिस्टेम जिसमें हर पॉसिबल प्लेन के एलांग ग्रोथ डिवीजन होता है वो कहलाता है मास मेरिस्टेम। आप खुद सोचिए ना, अगर आप पूरा वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब लंबाई चौड़ाई सब बढ़ानी है, और एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल आप जरा सोचिए, एक सेल का जाइगोट है, और एक सेल के जाइगोट से आप जानते हैं कि मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है।
उससे आगे चल के छोटे से अंगवन यानी कि चाहे प्लांट को चाहे एनिमल उसका ऑपरेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ऐसे आपने एंडोस्पर्म पढ़ा है, याद करिए। तो इस तरह से एंडोस्पर्म की जो ग्रोथ होती है या जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होते हैं उसकी एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, उन सब में इसी प्लेन में यानी कि हर पॉसिबल प्लेन में डिवीजन होता है। वहां पर कोई एक फिक्स प्लेन नहीं होता है, यानी वहां पे ट्रांसवर्स डिवीजन भी होता है, वर्टिकल डिवीजन भी होता है, पेरिक्लाइनल भी होता है, इंटीक्लाइनल भी होता है, यानी हर पॉसिबल प्लेन में डिवीजन होता है। और ऐसा मेरिस्टेम जो हर पॉसिबल प्लेन के अलोंग डिवाइड करे उसे हम कहते हैं मास मेरिस्टेम, है ना। इन सच अ मेरिस्टेम व्हिच डिवाइड्स अलोंग ऑल द पॉसिबल प्लेन, जो हर संभव प्लेन के अलोंग डिवीजन हो उसे हम डिवीजन या डिवाइड करता हो उसे कहते हैं हम लोग मास मेरिस्टेम। हम क्या कह सकते हैं कि द मेरिस्टेम, याद रखिएगा, इसे मास प्रोड्यूस करना है, वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, ध्यान दीजिएगा कि द मेरिस्टेम which divides along all the possible plane, along all the, सारे संभव जो प्लेन है, ऑल द पॉसिबल, कोई फिक्स नहीं, पॉसिबल प्लेन्स, है ना। दैट इज क्या हो सकता है यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन भी हो सकता है, वर्टिकल डिवीजन भी हो सकता है, पेरिक्लाइनल भी हो सकता है, अभी मैंने बता दिया पेरिक्लाइनल होता है क्या होता है, और एंटीक्लाइनल डिवीजन भी हो सकता है। एंटीक्लाइनल सारे के सारे एटसेट्रा भी कर दें, सब के सब हो जाएं। प्रोड्यूसिंग द या इंक्रीजिंग द, इस करने का फायदा क्या होगा, इंक्रीजिंग द क्या, वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऑब्लिक मास भी कर दे रहे हैं, मास ऑफ कंसर्न्ड पार्ट, जहां कहीं भी होगा उसके मास उसके वॉल्यूम में ये वृद्धि करेगा, कंसर्न्ड पार्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या मिलेगा हमको, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल में क्या मिलेगा कि जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है या एंडोस्पर्म की ग्रोथ होती है या स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन, तो इस समय मेनली क्या होते हैं, इसी तरह के मेरिस्टेम वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। हम इस समय क्या पढ़े, हम पढ़े, देखिए इसके पहले जो पढ़ा गया था क्या था, ओरिजिन ऑफ, यानी ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ा गया था टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी की बेसिस पे पढ़ा गया, कैपिकल है, इंटरकैलरी है, लेटरल है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन में यहाँ पे डिवीजन हो रहे हैं। तो उसे आप, उसमें पहला क्या लिया, मास। तो मास क्या बोलेंगे आप खुद जरा सोचिए, मास मतलब द्रव्यमान होता है, ढेर सारा टिश्यू पैदा हो, तो पूरा का पूरा अगर मास इंक्रीज कराना है या पूरा वॉल्यूम इंक्रीज कराना है तो क्या आप किसी फिक्स्ड या सिंगल प्लेन के एलान ग्रोथ करा के, डिवीजन करा के पूरा मास या वॉल्यूम इंक्रीज करा पाएंगे, कभी कदापि नहीं। याद करिए पूरी एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़े हुए हैं, प्लांट का भी, एनिमल का भी, और आगे हम लोग भी पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या देखेंगे कि डिफरेंट पॉसिबल प्लेन में वहां डिवीजन होंगे, कभी ट्रांसवर्स हो रहा है, तो कभी वर्टिकल हो रहा है, कभी पेरिक्लाइनल हो रहा है, कभी एंटीक्लाइनल हो रहा है, मतलब हर पॉसिबल प्लेन में डिवीजन होते हैं। तो ऐसे मेरिस्टेम को जो हर पॉसिबल प्लेन में डिवाइड करे, जिससे इसका रिजल्ट क्या हो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो रहा हो, इंक्रीजिंग मास हो रहा हो। और ये कब देखने को मिलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे या पढ़े हैं, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा होता है, या डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोर्स हो रहा होता है, या गैमेट हो रहा होता है। तो उस समय जो होता है इस तरह का जो मेरिस्टेम होता है वो फंक्शनल होता है या ऑपरेशनल होता है। इसको ढंग से याद रखिएगा, ये आपका हो गया मास मेरिस्टेम। नेक्स्ट आते हैं, आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल जरा जरूर याद रखिएगा, है ना, कि which of the following meristem is operational या functional during the growth of embryo या growth of endosperm or during the differentiation of spores or during differentiation of gametes। इस समय कौन सा मेरिस्टेम ऑपरेशनल होता है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें आपसे सिंपली मेरिस्टेम का वो टाइप पूछ रहा है जो क्या है,
जो बेस्ड है अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन। तो आप ध्यान दीजिए, चाहे एंडोस्पर्म की ग्रोथ की बात हो रही हो, चाहे एम्ब्रियो ग्रोथ की बात हो रही हो, चाहे स्पोर के डिफरेंशिएशन की बात हो रही हो, वहां पर हमेशा मास मेरिस्टेम वाली बात आप याद रखिएगा। और ये मेरिस्टेम कौन सा मेरिस्टेम होता है, जो अब हमने सब सारी बात हमने बोर्ड पे लिख दिया है, मैं बोल के बार बार सुनाऊंगा जब आपको याद हो जाए। क्या होता है, जिसका हर पॉसिबल प्लेन में डिवीजन हो रहा हो, ट्रांसवर्स भी, वर्टिकल भी, पेरिक्लाइनल भी, एंटीक्लाइनल भी, जितने भी पॉसिबल प्लेन्स ऑफ डिवीजन हो, हर प्लेन से डिवीजन होता है या डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं मास मेरिस्टेम। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल रट गई होगी और आप इमेजिन करके उसको आप उसको फील भी, देखिए मेन बात है फील करना, भाई सब्जेक्ट को फील करना बहुत जरूरी है। फील करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों के पास कोई लैब नहीं है, हमारे पास कोई लिविंग एग्जाम्पल तो है नहीं कि हम आपको दिखा दें कि चलो देखो भाई डिवीजन यहाँ पे ऐसे हो रहा है, देखो ये सेल जो है कि इसमें वर्टिकल हो रहा है कि ट्रांसवर्स हो रहा है कि पेरिक्लाइनल एंटी हो रहा है। हमको तो इमेजिन करना है, तो इमेजिन आप करिए। तो हर पॉसिबल प्लेन से डिवाइड करे वही आपका होता है मास मेरिस्टेम, क्योंकि ये मास प्रोड्यूस करता है, ये वॉल्यूम बढ़ाता है, नाम पड़ गया मास मेरिस्टेम। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने बोर्ड पर है, ठीक। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई होंगी फ्रॉम बोर्ड टू योर ब्रेन बॉक्स। मेन बात यही है कि बोर्ड की इंफॉर्मेशन, कॉपी की इंफॉर्मेशन, बुक्स की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन बॉक्स में ट्रांसफर हो जाए, ये बात समझना है। यही तो स्टडी है, और क्या है भाई। और अगर समझ के साथ अगर मान लीजिए अगर ट्रांसफर हो गई, हम फील या रियलाइज करके अगर ट्रांसफर कर ले रहे हैं, तो समझिए वही वास्तव में स्टडी करने का सही सही तरीका है। और मतलब मेरी बात डायरेक्ट हो तो समझना, अगर समझ के अगर हम अपने बुक के इंफॉर्मेशन को या कॉपी के इंफॉर्मेशन को या किसी के बोलने के, किसी के साउंड के इंफॉर्मेशन को या हम इस बोर्ड के इंफॉर्मेशन को अगर समझ के अपने ब्रेन बॉक्स में ट्रांसफर करते हैं, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं उसकी जो लॉन्गेविटी होगी, उसका जो टाइम ऑफ रिटेंशन होगा, या कहा जाए याद रख रहने का जो समय होगा, वो बढ़ेगा। और आप जानते हैं यही बात जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि थ्योरेटिकली याद रखिए, आप सब लोग जानते हैं, सीनियर पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं, कि एक समय पीसीएस में, आईएएस में जूलॉजी और बॉटनी दो अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। वहां पे दो ऑप्शनल होते थे और उसमें जूलॉजी बॉटनी को दो ऑप्शनल के नाम पे लिया भी जाता था। यहाँ आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम ऐसा नहीं है, हमारे लिए बायोलॉजी कर दिया गया है, यानी जूलॉजी बॉटनी को मिला के एक कर दिया गया है, यानी दो सब्जेक्ट का सिलेबस क्लब कर दिया गया है। आप जानते हैं इसमें गवर्नमेंट की चालाकी या धूर्तता कह लीजिए, कि जहाँ पर आपको एक ही मतलब दो टीचर देने पड़ते, वहां पे एक ही टीचर से काम चल जाता है। भाई नियम तो कहता है कि आपको क्या भाई एमएससी जूलॉजी भी होती है और एमएससी बॉटनी भी होती है, एमएससी केमिस्ट्री भी होती है, एमएससी मैथ भी होती है। तो अब बताइए एमएससी करते समय तो जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, और अगर टीचर बनना है, वही लेक्चरर बनना है, तो आप बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। अब जरा सोचिए, अगर दोनों अलग अलग होते, तो भाई एक 12th में पढ़ाने के लिए आइटम पढ़ाने क्या होता, एक लेक्चरर बॉटनी का होता और एक लेक्चरर जूलॉजी का होता, तो उस कंडीशन में 2 सीट मिलती हमको। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जानते हैं लेक्चरर बायोलॉजी का होता है। पहले तो एक अलग से बॉटनी का पीजीटी बॉटनी आता था, उसको भी हटा दिया है लोगों ने। तो खैर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। ये सब बात मैंने आपसे इसलिए किया कुछ सेकंड के लिए कि आपके दिमाग में बात ये याद रहे कि हमारा सिलेबस बहुत लेंदी है, जूलॉजी बॉटनी मिला के बायोलॉजी होती है, आप जानते हैं। तो सिलेबस हमारा बहुत लेंदी है और सारा का सारा जो हमारा प्रिपरेशन है वो 3 घंटे में टेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट को कुछ ऐसे पढ़ना है कि पढ़ी गई बात लंबे समय तक हमको याद रहे, क्योंकि थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली कह लीजिए हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है बायोलॉजी के नाम पे, बॉटनी पढ़नी है और जूलॉजी पढ़नी है। तो सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट है, इसलिए अगर समझ के पढ़ा जाए तभी अच्छा है, तभी हमारे दिमाग में देर तक वो ठहरेगा, रुकेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला मेरिस्टेम हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं इसलिए ताकि हम लोग मेरिस्टेम का नया नया नाम पढ़े जा रहे हैं। टाइप क्या है, तो टाइप हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। तो पहला वाला क्या था, मास। क्या प्लेन था, सारे पॉसिबल प्लेन थे, सब हर प्लेन जो डिवाइड करे वही होता है हमारा मास मेरिस्टेम, क्योंकि मास प्रोड्यूस करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, नाम पड़ गया मास मेरिस्टेम। अगला जाइए, अगला हमारा है यहाँ पर रिब या फाइल मेरिस्टेम। दूसरा हमारा है रिब, या बेटर होगा इसको फाइल मेरिस्टेम कहें, फाइल मेरिस्टेम, इस तरह से। अब आप जाए सोचिए, यहाँ पर एक कोई सेल है और मैं चाह रहा हूं ये जो सेल है
बस एक प्लेन में बढ़े, बस एक ही, देखिए ऐसे है, थोड़ा सा ये यूं हो जाए, ऐसे यूं हो जाए, ऐसे यूं हो जाए, इस तरह से ये हो जाए, या फिर ऐसे देखिए ऐसा, मान लीजिए ऐसे सेल है। थोड़ा फिगर पे ज्यादा फोकस करिए आप लोग, ये आगे क्या हो जाए, फिर देखिए ऐसे, ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, एक के ऊपर देखिए ऐसे आप एक से आगे होती जाएगी, इसमें ऐसे हो जाए। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मान लीजिए ये हमारा लॉन्ग एक्सिस है, ध्यान दीजिए ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा लॉन्ग एक्सिस है। तो डिवीजन का प्लेन क्या, मान लीजिए आपका ये लॉन्ग एक्सिस देखिए, इसके देखिए, इसके जस्ट देखिए ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे है ना, मतलब एंटीक्लाइनल, खाली एंटीक्लाइनल प्लेन्स में यहाँ पर डिवीजन हो रही है। ये देखिए आपका ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, और देखिए इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ये हो रहा है, देखिए ऐसे, यानी कि इसके पास एंटीक्लाइनल प्लेन खाली डिवीजन खाली एक प्लेन में हो रहा है। और कौन सा प्लेन है वो, एंटीक्लाइनल, खाली एक प्लेन में, यानी जो यहाँ पर जो लॉन्ग एक्सिस है, इस लॉन्ग एक्सिस के खाली एंटीक्लाइनल प्लेन में डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा, कि सेल्स यहाँ पे एक रो यहाँ बनती चली जाएगी, ठीक है ना, एक सिंगल रो ऑफ सेल यहाँ पर बनती चली जाएगी। तो इस तरह के मेरिस्टेम को जो क्या करते हैं, जो लॉन्ग एक्सिस के बस क्या करते हैं, बस एक प्लेन में, कौन सा प्लेन है, एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल इसकी जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे डिवाइड होता चला जाए, उसे हम कहते हैं। इससे एक 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 रो में सेल्स का अरेंजमेंट हमको मिलता है, या एक फाइल अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है, इसका नाम क्या पड़ गया, रिब या फाइल मेरिस्टेम। याद क्या करना है कि सेल कैसे डिवाइड करेंगी और कहां पर होगा, तो लॉन्ग एक्सिस में, लॉन्ग एक्सिस वाला जो प्लांट हमारा मेन स्टेम हमारा हो गया, तो उसी में क्या हो जाएगा, लॉन्ग एक्सिस के क्या होगा, एंटीक्लाइनल, उसके एंटीक्लाइनल प्लेन में डिवीजन यहाँ पर होगा, तो उससे क्या होगा, सेल्स का अरेंजमेंट एक फाइल के रूप में होगा, एक लेयर के फॉर्म में होगा, इसी को हम कहते हैं रिब या फाइल मेरिस्टेम। तो इसमें हमको क्या नोट करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें दिखाना क्या कि डिवीजन ऑफ सेल्स, ये कौन सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस, ध्यान दीजिए सेल्स यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, टेक्स प्लेस इन एंटीक्लाइनल प्लेन टू द elongated axis, ये जो मेन ऐसे कर सकते हैं, मेन एक्सिस, जो मेन जो अक्ष है एक्सिस है उसी के एंटीक्लाइनल प्लेन में, मेन एक्सिस, तो जो मेन इलांगेटेड एक्सिस है उसी के बस खाली एंटीक्लाइनल, खाली एक बस एंटीक्लाइनल एंटीक्लाइनल एंटीक्लाइनल। तो अगर इस तरह का डिवीजन अगर होता है तो उस कंडीशन में एक के ऊपर एक सजी हुई पूरा सेल्स का फाइल हमको मिलता है, उसका नाम मिल गया हमको रेबिया फाइल मेरिस्टेम। और इसमें देखा गया है कि जो कॉर्टेक्स का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, या पिथ का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो कॉर्टेक्स और पिथ के डेवलपमेंट के समय इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है ना। ध्यान दीजिए, इस समय हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं, वो भी किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। हालांकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, मेनली जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया जो हमने पहले पढ़ लिया उसी पर बेसिस करके फोकस करके पढ़ाया पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए उसको तो ढंग से देखिएगा, जरा सा पढ़ना इसको भी है, इसको भी देख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले, ठीक है ना। जैसे पीसीएस का क्वेश्चन आता था, तो जिनको एलटी जीआईसी देनी है या प्रवक्ता जीआईसी का देना है, उनको थोड़ा सा इसको भी अपने लाइम लाइट में रखना पड़ेगा, यानी अपने मेन सिलेबस के रूप में देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए टीजीटी पीजीटी में तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। हालांकि अब टीजीटी पीजीटी अब नए फॉर्मेट में आएगा ना, अब जानते हैं नया आपका कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, अब एक किस तरह क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी एग्जाम होगा तब पता देगा, एग्जाम होगा तो पता चलेगा। अब तक ये जो एग्जाम होते रहे हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते रहे हैं, लेकिन अब जो नया कमीशन आपका बना है, अब पहली बार एग्जाम लेगा तो पता चलेगा भाई कि इनके पेपर का फ्रेमिंग का जो तरीका है, जो लेवल है वो क्या है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि अगर आपको एलटी जीआईसी देना है या प्रवक्ता जीआईसी देना है, तो हम सब लोग जानते हैं जो आपके सामने कुछ वर्षों के पेपर होंगे उनको आप देख ही लेंगे, और साथ में
पहले जो ऑप्शनल हुआ करता था जिसमें प्री होता था, तो प्री में आप जानते हैं एक ऑप्शनल होता था और एक जीएस होता था। तो उसमें जो ऑप्शनल का जो प्री का पीसीएस का पेपर हुआ करता था वो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। जूलॉजी का बॉटनी का अलग अलग होता है क्योंकि वहाँ पर जूलॉजी बॉटनी अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो जूलॉजी और बॉटनी के पेपर जिनको ध्यान दीजिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको स्पेशली जीआईसी, एलटी जीआईसी और प्रोक्ता जीआईसी पर फोकस करना है, उनके लिए बात मैं कर रहा हूँ। उनको अपने प्रीवियस ईयर के पेपर किसके, यूपीपीएससी मतलब यूपीपीसीएस वाले पेपर जूलॉजी बॉटनी के भी देखने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला, तो ये हमारा हो गया कौन सा, रेबिया फाइल मेरिस्टेम, पूरी बात आपके सामने हो गई। अगला जो इसका जो तीसरा और अंतिम वाला जो होता है वो मिलता है क्या, प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम। अब आप देखिए जरा सा, आप इमेजिन जरा करिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे डिवाइड करें, यानी ऐसे डिवाइड करें कि वहां पे नंबर ऑफ सेल तो बढ़े, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़े लेकिन लेयर ना बढ़े। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़े लेकिन लेयर ना बढ़े, तो उसी को हम कहते हैं प्लेट मेरिस्टेम, है ना। इसमें एक ही लाइन आप याद करिए कि द डिवाइडिंग सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस बट नॉट द लेयर ऑफ सेल्स। सेल की संख्या तो बढ़े लेकिन लेयर ना बढ़े, इस तरह से अगर डिवीजन होता है तो इसे हम कहते हैं हम लोग प्लेट मेरिस्टेम। सब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सेल्स डिवाइड इन सच अ प्लेन, सेल्स डिवाइड यानी ऐसा मैसेज सेल डिवाइड करें, डिवाइड इन सच अ वे, इन सच अ वे, WAY आप यहाँ प्लेन भी कह सकते हैं, दैट क्या बढ़े, नंबर ऑफ सेल बढ़े, सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, दैट नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स increase, number of cells increases but not the layers, layers ना बढ़े, नंबर ऑफ सेल तो बढ़े लेकिन लेयर ना बढ़े। तो इस तरह के अगर इस तरह का डिवीजन अगर होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लेट मेरिस्टेम। तो ऐसा मेरिस्टेम इसमें डिवीजन इस तरह से हो, जनरली वहां पर भी एंटी क्लाइंट डिवीजन भी होते हैं डिफरेंट पैटर्न में, एंटी क्लाइंट डिवीजन वहां पर भी होते हैं। तो वहां पर इस तरह डिवीजन करें क्या, यही लाइन याद करना है क्या, कुछ ऐसे डिवाइड करें, मेनली वो एंटी क्लाइंट प्लेन से वहां भी डिवीजन होते हैं, लेकिन शर्त क्या है भाई, डिवाइड कर नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, 1 से 2 2 से 4 तो होगी होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा लेकिन लेयर ना बढ़ने पाए। अगर लेयर बढ़ गई तब आप जानते हैं क्या हो जाएगा, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई बढ़ने लगेगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ध्यान दीजिए, एक लेयर, 2 लेयर और मोटा, 3 लेयर और मोटा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। तो अगर लेयर बढ़ने लगे तो ध्यान दीजिएगा तब वहां पूरा का पूरा मास बढ़ने लगेगा, पूरा का पूरा 3D इंक्रीमेंट होने लगेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो आप जानते हैं कौन मेरिस्टेम हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा मास मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझना है। आई थिंक कि प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर भी कोई डाउट अब आपको नहीं होगा, सिंपल सी बात है, याद कर लीजिए। तो इस तरह से आई थिंक कि इतना हम लोग के लिए सफिशिएंट है। पढ़ने के लिए हम और भी पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बेसिस हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन आंसर नहीं बनता है। तो इसलिए ध्यान, वैसे दुनिया भर का हम लोग सिलेबस लेंदी है, 2 सब्जेक्ट को मिला करके एक बना दिया गया है, जूलॉजी प्लस बॉटनी इज मेकिंग सिंगल बायोलॉजी, ऐसा हो गया है। तो अब उसको अनावश्यक जाए तो रिसर्च हमको लोग नहीं करना है। जान दीजिए, सब्जेक्ट पे पूरा कमांड करने के लिए तो आप जानते हैं पूरी उम्र छोटी पड़ जाए, आप जानते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास पूरी हमारी उम्र पड़ी है, हमको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को रखना है। वो क्या है, पिछले वर्षों के पेपर, सिलेक्टेड कैंडिडेट से कुछ आपको जानकारी मिल जाए, एक्सपीरियंस टीचर से कोई जानकारी मिल जाए, और ये जानकारी कितनी, भैया आप इतना हमको बता दो, कंटेंट बता दो, पढ़ने का तरीका बता दो, पढ़ा के दिखा दो, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए।
पहले अपने आप हम स्टैब्लिश कर लें, हम लेक्चरर बन जाएं या एलटी के टीचर हम बन जाएं। उसके बाद से आप जानते हैं दुनिया भर की हर टॉपिक पर रेफरेंस बुक्स हैं, कंटेंट है, पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहिए। भैया आप अच्छी नौकरी पा जाएंगे, नौकरी में जेब में आपके पास पैसा होगा, नॉलेज तो आप जानते हैं फिंगर के टिप्स पे सारा नॉलेज है। बुक्स खरीदिए, कंटेंट परचेज करिए, मंगाइए और जिंदगी भर पढ़िए, तो कोई लिमिट तो है नहीं। लेकिन हमको प्रेजेंट टाइम लिमिटेड करना है, और लिमिटेड किस एक्सपेंशन में करना है, तो उसका बेस्ट तरीका वही है पिछले वर्षों के पेपर। यानी मैं बार बार आपसे बोलता हूँ PYQ बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ हमारा पूरा का पूरा हमको बहुत ढंग से क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारा पूरा एक्सपेंशन वो बताते हैं, हमारा लिमिट बताते हैं कितना पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं वैसे भी दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो सब्जेक्ट मिलकर हमारा एक हो गया है, हमारा सिलेबस बहुत लेंदी है, तो इससे हमको ढेर सारा पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि सारा कंटेंट हमारा तैयार रहे, ठीक है ना। इसलिए बहुत दाएं बाएं नहीं झांकना है। अगर आपने किसी बुक को पढ़ लिया, आपने उसका कंटेंट आपने ग्रस्त किया और PYQ आपने सॉल्व करना शुरू किया, अगर वो PYQ आपसे सॉल्व हो जाता है, समझ के आप सॉल्व कर पाते हैं, आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए और बस वेट करिए अपने आने वाले एग्जाम के डे का। निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और एग्जाम में आपका सेक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी नोट पे आज हम आपकी क्लास को रोकते हैं। हम ही आपसे कह रहे थे कि आप क्या करें सिंपली, कि देखिए भाई असल में तो जजमेंट होगा उसी दिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन याद रखिए अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, हम हो या कोई हो, अगर आप उसने कोई टॉपिक पढ़ा दिया या आपने किसी बुक से टॉपिक पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद आप डिफरेंट जो PYQs हैं, टीजीटी का पेपर हो गया, पीजीटी का पेपर हो गया, LTJIC का पेपर हो गया, प्रवक्ता का पेपर हो गया, और मैंने आपसे कह दिया था अगर आपको LTJIC और प्रवक्ता पे फोकस करना है तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं पहले पुराने वाले यूपी PCS वाले, उनको लेके देखना है, और वो सब अगर आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में, जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, हम सबसे अच्छा करके आएंगे और उस दिन वो प्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और निश्चित रूप से बहुत अच्छे रैंक के साथ आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो PYQ पे आप खूब फोकस करिए, PYQ भी समझ के नहीं कि रट करके आपने रट लिया है वहां भी आप टिक लगा लेना, नहीं, समझ के। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर हेर फेर भी अगर किसी कमीशन के टीचर द्वारा किया जाए तो आप निश्चित रूप से उतना बदलना आपको आता है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप है, ठीक है। चलिए इसी पॉइंट पे क्लास को हम रोकते हैं। नेक्स्ट डे हम मेरिस्टम को लेके कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरी को हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। और इसके लिए अगर हो सके थोड़ा सा आप लोग अगर आपके दिमाग में बैठा लें, एलगी में जो डाइवर्सिटी ऑफ सेलुलर टिश्यू यदि है तो कैसा है, नहीं है तो नहीं है, एंजाइम में क्या है, ब्रायो में क्या है, ट्रेडो में क्या है, जिम्नो में क्या है, और एंजियो में क्या है, हम इसको कोरिलेट करते हुए कल के क्लास को डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, आई थिंक कि मेरी जो क्लासेज हैं आपके काम की होंगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे जो मैथमेटिक थ्योरी हैं उस टॉपिक से अगले क्लास में जोड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सर इसको इलाज कुछ कर लिए भाई, एंटीवायरस वही चेक घर जाना